दोस्तों नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम नई शिक्षा नीति NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है उस पर चर्चा करेंगे। और इसके पहले हम यह समझ लें कि आखिर शिक्षा होती क्या है। तो शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है शिक्षा से, जिसमें शारीरिक, मानसिक, आत्मिक समस्त प्रकार का विकास संभव है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा से व्यक्ति के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करके व्यक्ति एक योग्य नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि जो नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, देश में इसके पहले कौन सी शिक्षा नीति लागू थी। तो देश में इसके पहले देखें तो 1986 में 1986 में जो है 10+2 वाली जो नीति आई थी वो लागू थी। और उसके बाद जब आप 86 से 2020 काउंट करेंगे तो लगभग 34 वर्षों बाद हमें नई शिक्षा नीति लाने की आवश्यकता महसूस हुई है, इसलिए आई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि ये 2020 वाली नई शिक्षा नीति क्यों लाई गई है, आवश्यकता क्यों महसूस हुई है। तो इसके कारणों पर विचार यदि हम करें तो सबसे पहली बात आती है कि समय के साथ परिवर्तन। मतलब आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी हो, समय के साथ उसमें नवीन परिवर्तनों की आवश्यकता महसूस की जाती है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए हम देखें संविधान। हमारा संविधान जो कि 1950 में बना था और उस समय का बेस्ट संविधान बना था, संविधान निर्माताओं ने ये परिकल्पना की थी, लेकिन उसमें संशोधन होने शुरू हो गए। और पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में। और लगातार तब से अब लेके अब तक 105 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। तो एक तो परिवर्तन होता है, दूसरा गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए, तीसरा नवाचार और अनुसंधान के लिए, वैश्विक स्तर की शिक्षा में बदलने के लिए, और सबसे बड़ी बात व्यावसायिक शिक्षा को महत्ता देने के लिए। ठीक है, ताकि हम शिक्षा का जुड़ाव अर्थव्यवस्था से कर सकें। अभी आप देख रहे हैं भारत में शिक्षित भारतीयों की फौज है ना। हर साल जो हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में स्कूली शिक्षा प्राप्त और विश्वविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी निकलते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनको व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी गई है। तो अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें व्यावसायिक शिक्षा पे अधिक जोर दिया जाएगा, ताकि वो कुछ ना कुछ रोजगार स्वयं का या तो रोजगार कर सकें, अर्थव्यवस्था से उनका जुड़ाव हो सके। अब हम इस नीति पे के मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करें उसके पहले एक चीज़ और देख लें, जो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सन 2002 में 86 मतलब 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, और इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A या 21 का में रखा गया था, स्थान दिया गया था। और इसी के परिप्रेक्ष्य में फिर शिक्षा का अधिकार कानून बना, जो कि देश में 1 अप्रैल 2009 से लागू हुआ। ये भी याद रखिएगा। अब एक चीज़ जो है इसमें मैं लिखना भूल गया, मेंशन नहीं किया हूँ कि जो नई शिक्षा नीति बनी ये किस कमेटी की अनुशंसा पर बनी। तो आप यहाँ नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, उनकी अनुशंसा पर यह जो है नई शिक्षा नीति बनी हुई है। ठीक है, अब हम बात करें इसके मुख्य बिंदुओं पे। तो सबसे पहला बिंदु तो ये है मेन कि अभी तक जो शिक्षा मंत्रालय का नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अब उसका नाम हो जाएगा सिंपल शिक्षा मंत्रालय। फिर इस पॉलिसी का मेन फोकस ये है कि अगले 10 सालों में मतलब 2030 तक प्राथमिक शिक्षा और हो सकेगी तो माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण कर दिया जाएगा। मतलब समस्त ऐसे जो है विद्यार्थी बच्चे जो हैं वो सभी को कम से कम माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त हो सके, ऐसी कोशिश की जाएगी। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि जो गरीब वर्ग के हैं, वंचित वर्गों के बच्चे हैं, वो स्कूल बिल्कुल भी नहीं जा पाते। तो अब जो है सकल प्राइमरी क्लासेस में सकल नामांकन अनुपात, जिसको GER बोलते हैं, ग्रास इनरोलमेंट रेशियो, ये कितना रखना है? 100%, मतलब 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। और यही 100% शिक्षा का सार्वभौमीकरण कहलाता है। मतलब समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होगी, ये व्यवस्था की जाएगी। तीसरी जो खास बात है इसकी कि शिक्षा पे व्यय जो है उसको बढ़ा दिया गया है। अब यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों का मिलाकर कुल GDP ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 6% होगा। अभी ये कम था, ये काफ़ी अच्छी बात है कि GDP का 6% शिक्षा में व्यय किया जाएगा। अब हम इसके मुख्य प्रावधानों को देखें तो जो इसके मुख्य प्रावधान है राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के, एक तो 3 वर्गों में बंटे गए हैं। एक तो स्कूली शिक्षा के लिए क्या प्रावधान रखे गए हैं,
फिर उच्च शिक्षा के लिए मतलब हायर एजुकेशन के लिए क्या प्रावधान रखे गए हैं, और फिर शिक्षकों के लिए क्या प्रावधान रखे गए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्कूली शिक्षा के लिए क्या प्रावधान रखे गए हैं। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं हम। मैं आपको बता दूं कि स्कूली शिक्षा अब 3 वर्ष की उम्र के बाद दी जाएगी, और यह 18 वर्ष जब तक विद्यार्थी 18 वर्ष का हो जाएगा तब तक दी जाएगी। मतलब आप देखें 3 साल के बाद उसने पढ़ाई शुरू किया, ठीक है, चौथे वर्ष से, और 12वीं तक आते आते कितने साल का हो जाएगा, 18 साल तक का। मतलब विद्यार्थी को 15 वर्षीय शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 3 साल तक तो पढ़ेगा नहीं, 3 साल के बाद अब उसका नाम लिखाया जाएगा, और कब तक पढ़ेगा वो, 18 साल तक। मतलब 15 वर्षों के अंतर्गत उसकी उस स्कूली शिक्षा का प्रावधान रखा गया। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर कि 5 नया जो डिजाइन किया गया है वो रखा गया है 5 + 3 + 3 + 4, है ना। टोटल काउंट करेंगे तो कितने साल की स्कूली शिक्षा आ जाएगी, 15 साल। अब इस स्ट्रक्चर को हम समझें, इस डिजाइन को क्या है एक बार फिर से बता दूं मैं आपको। 5 + 3 + 3 + 4, इसमें जो शुरू का 5 है वो क्या है, फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है। इसमें 3 वर्ष जो है वो प्री प्राइमरी रहेंगे, मतलब पहली कक्षा के पहले वाले। जैसे आपको अभी भी पता है कि अभी भी जो है प्राइवेट स्कूलों में प्ले स्कूल चलता है, फिर KG1 चलता है, फिर KG2 चलता है, इसके बाद पहली क्लास में एडमिशन होता है। इस प्रक्रिया को अब समस्त प्रकार के स्कूलों में लागू किया जाएगा। ऐसे भी प्रावधान है किए जा रहे हैं कि जो 3 वर्ष मतलब पहली क्लास वाले जो 3 साल की स्कूली जो शिक्षा होगी वो हो सकता है आंगनवाड़ी के माध्यम से दी जाए या स्कूल के माध्यम से दी जाए। इसके प्रावधान निकट भविष्य में आ जाएंगे। लेकिन उसको जो 5 साल का रखा गया वो क्या रखा गया है, फाउंडेशन स्टेज, जिसमें पहली और दूसरी और इसके पहले 3 साल मतलब प्ले स्कूल KG1 KG2 वाला, इसको हमने क्या नाम दे दिया है, 3 वर्ष की प्री प्राइमरी, और साथ में फर्स्ट और सेकंड क्लास, ये शुरू हो गया 5। फिर अगले 3 साल में क्या होगा, प्राथमिक शिक्षा, जिसमें क्लास 3, 4th और 3rd, 4th और 5th रहेगी। फिर अगले 3 साल में उच्च प्राथमिक, जिसमें क्लास 6, 7th और 8th रहेगी। फिर अगले 4 साल में माध्यमिक शिक्षा, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th रहेगी। ठीक है, ये हो गया जो नया स्ट्रक्चर आया था 5 + 3 + 3 + 4 का। अब हम बात करें स्कूली शिक्षा की ही कुछ विशिष्ट चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ इसमें हो जाएगी कि 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में दी जाएगी। ठीक है, और कोशिश की जाएगी या इस बात को प्राथमिकता दिया जाएगा कि 8वीं तक ऐसा किया जा सके। अब स्कूली जो शिक्षा है उसके साथ साथ शारीरिक शिक्षा, जिसमें खेल कूद, योग, व्यायाम, नृत्य, संगीत, मार्शल आर्ट, इनको भी काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंसी या प्रमुखता दी जाएगी। ठीक है, अगली बात है कि 6वीं कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा दी जानी शुरू किया जाएगा, और इंटर्नशिप, अभी जो आप कॉलेज में देखते हैं ना, वो 6वीं कक्षा से ही इंटर्नशिप प्रोग्राम और व्यावसायिक शिक्षा शुरू किया जा सकेगा। 10वीं और 12वीं की सेमेस्टर में इसमें परीक्षा पद्धति में काफ़ी बदलाव किया जाएगा। एक तो सेमेस्टर सिस्टम शुरू किया जाएगा, अब साल भर में जो एग्जाम ना होगी 6-6 महीने में होंगे, और साथ ही परीक्षा प्रणाली में बदलाव आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की अधिकता रहेगी। अब विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र बनाया जाएगा, और उसका नाम क्या रखा गया है, परख नाम से राष्ट्रीय आकलन केंद्र बनाया जाएगा। और कुछ खास बातें, विकलांग बच्चों, वंचित बच्चों, इनके लिए जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, या आकांक्षी जिले, यहाँ आकांक्षी जिले का मतलब ये है कि ऐसे जिले जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पिछड़े जिले हैं, जहाँ शिक्षा की स्थिति निम्न है, वहाँ पर शिक्षा के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। और स्कूली शिक्षा में अगला प्रावधान क्या है, बगल में आप देख रहे होंगे, डिजिटल शिक्षा पे विशेष बल दिया जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं कि कोरोना पीरियड में वैसे भी डिजिटल शिक्षा का ही काफ़ी अधिक जो है प्रचार किया गया, तो इसको प्रौद्योगिकी विकास मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप करके इसको और अधिक इस पे फोकस किया जाएगा। फिर ये नया चीज़ देखिए आप, भारतीय ज्ञान प्रणालियों, जिसमें जनजातीय और स्वदेशी ज्ञान को महत्व दिया गया। जैसा मैं बता दूं कि कई जनजातियां हैं जिन्हें औषधि पौधों या हर्बल मेडिसिन का अच्छा ज्ञान होता है, उनके ज्ञान को हम बॉटनी में जब देखते हैं तो एथनोबॉटनिकल नॉलेज कहते हैं। उनके विकास को, उनको वैज्ञानिक तरीके से परिष्कृत करके इसको शिक्षा में स्थान दिया जाएगा। और तीसरा है कि इसमें 3 भाषा फार्मूला रखा जाएगा, मतलब एक इंग्लिश, दूसरा एक स्थानीय भाषा और हिंदी, 3 हो गया, एक तो इंग्लिश हो गया, एक हिंदी हो गया और एक स्थानीय भाषा। इन 3 भाषाओं को विकास के लिए जो है जोर दिया जाएगा। अब हम हायर एजुकेशन पे ध्यान दें। अभी हमने प्राइमरी मतलब स्कूली शिक्षा पे देखा, स्कूली शिक्षा पे। अब हम हायर उच्च शिक्षा पे क्या प्रावधान किए गए हैं इस शिक्षा नीति के तहत, ज़्यादा नहीं है, अगले 5-10 मिनट में वीडियो हो जाएगा। तो
तो उच्च शिक्षा में देखें कि अभी हमने देखा था कि प्राथमिक लेवल पे सकल नामांकन अनुपात GER जिसको बोल रहे थे, ग्रास इनरोलमेंट रेशियो, वो 100% करने का लक्ष्य रखा गया था। उच्च शिक्षा में चूंकि संभव नहीं है, अभी वर्तमान दर देखें तो GER उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 26.3 है, इसको 50% तक ले जाने की बात की गई है। ठीक है। और एक खास बात उच्च शिक्षा में रखी गई है कि अब उच्च शिक्षा में मतलब कॉलेजों में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट किया जाएगा। कैसे? जैसे अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, स्नातक की डिग्री कर रहे हैं, आपने यदि प्रथम वर्ष और सेकंड के बाद छोड़ दिया कॉलेज तो आपका यूजलेस हो जाता था, है ना। जब जैसे आप BA कर रहे हैं, BA फर्स्ट ईयर के बाद आपने छोड़ दिया तो बेकार हो जाता था, या सेकंड ईयर के बाद छोड़ दिया, फाइनल नहीं किया तो बेकार हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इन्होंने बांट दिया है। यदि आपने 1 वर्ष का कॉलेज करके छोड़ दिया है तो आपको प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स कहलाएगा वो। यदि आपने 2 वर्ष का कंप्लीट किया है तो आपको इसके बाद छोड़ा है तो आपको एडवांस डिप्लोमा दे दिया जाएगा। यदि आपने 3 वर्ष कंप्लीट किया है तो आपको डिग्री दे दी जाएगी। और यदि आपने 4 वर्ष कंप्लीट किया है तो डिग्री विद शोध, रिसर्च के साथ डिग्री आपको दे दी जाएगी। अब यहाँ देख रहे हैं आप डिग्री के लिए 3 और 4 वर्ष की है। एक सामान्य डिग्री है 3 वर्षीय और एक 4 वर्षीय है डिग्री विद रिसर्च। अब इसके बाद यदि आपको मास्टर करना है, मास्टर डिग्री, तो जिन्होंने 3 वर्ष की डिग्री किया है उनको मास्टर के लिए 2 वर्ष लगेंगे, और जिन्होंने 4 वर्ष डिग्री किया है उन्हें मास्टर के लिए सिर्फ 1 वर्ष का कोर्स लगेगा। अब बात आती है हायर एजुकेशन में एक और चीज़ें किया है। अभी आप देख रहे हैं कि आपको सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं, या तो आप साइंस के लेंगे, या तो आर्ट्स के लेंगे, या तो कॉमर्स के लेंगे। लेकिन अभी ऐसी बात की जा रही है नई एजुकेशन पॉलिसी में कि अब एक साथ आप विभिन्न वर्गों के सब्जेक्ट ले सकते हैं। आपने इतिहास ले लिया, आपने गणित ले लिया, ठीक है, आपने फिजिक्स ले लिया, तो इस तरीके से आप कई सब्जेक्ट्स एक साथ ले सकते हैं, स्ट्रीम अलग करके। अब बात आती है शिक्षकों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो अब शिक्षकों की नियुक्ति प्रभावी और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि शिक्षक ग्रेजुएशन करते हैं, इसके बाद BEd की डिग्री अलग करते हैं। अभी भी कई जगह BEd और जो है वो ग्रेजुएशन के साथ साथ होता है। तो अब स्पेशलाइज्ड किया जाएगा, अब 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम किया जाएगा जिसमें स्नातक और BEd की डिग्री साथ में मिल सके। और एक खास बात ये कि अब जो है एकल नियामक आयोग बनेगा, मतलब एक ही आयोग बनेगा जिसका नाम दिया गया है HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग या हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आपका टेक्निकल स्कूल हैं, आपके BEd कॉलेज हैं और विश्वविद्यालयीन शिक्षा, इन सब पे कंट्रोल करेगा। अभी क्या है, सबके लिए अलग अलग संस्थाएं बनी है। जैसे विश्वविद्यालयीन शिक्षा के लिए क्या बनी हुई है, UGC बनी हुई है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो 1956 से बनी है। BEd कॉलेजों के कंट्रोल के लिए क्या है, NCTE है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और टेक्निकल कॉलेजों के लिए जो IITs हैं, NITs हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, उनके कंट्रोलिंग के लिए क्या बनी हुई है, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब सब को समाप्त करके मर्ज करके एकल नियामक आयोग बनाया जाएगा और उसका नाम दिया जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कानून शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा को छोड़ के सभी प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए ये सिंगल नियामक आयोग बनाया जाएगा। तो ये जो है जो नवीन शिक्षा नीति है 2020 की, उसके मुख्य प्रावधान हैं।